संजय निषाद। कहा है उन्होंने, मैं निषादों का पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन। संजय निषाद का वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी पर पलटवार। मुकेश सहनी को बड़े होटल और हेलीकॉप्टर का शौक। बिहार में मेरी सलाह पर मुकेश सहनी मंत्री बने। निषादों का वोट काट रहे हैं मुकेश सहनी, ये भी कहा है संजय निषाद ने एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम अध्यक्ष जी में। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जिन्होंने इस बातचीत को अंजाम दिया, जिन्होंने बात की संजय निषाद से, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वीरेश, कुछ प्रमुख बातें मैंने बताई हैं और सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बात आपने क्या नोटिस की? देखिए, उन्होंने कहा कि जो मुकेश सहनी है निषादों की राजनीति कर रहे हैं यूपी में आकर, वो विभीषण का काम न करें, वो यहाँ पर कोई इस तरह का काम न करे कि समाज में फूट पड़े। और वो मैं उनको क्या कह सकता हूँ, उनको कुछ नहीं कहूंगा, उन्हें कहूंगा कि उनको सद्बुद्धि आए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से डर नहीं लगता है। और माफियाओं को लेकर उन्होंने बड़ी बात की। बात ये उन्होंने की कि माफिया जो सक्षम है लोगों को वोट दिलाने में, लोगों को बेहतर करने में, उनको माफिया घोषित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वो समाज के बड़े ही कष्ट देने वाले लोग हैं और उनसे नुकसान है। तो माफियाओं को लेकर वो सॉफ्ट कॉर्नर थे। जब मुख्तार अंसारी को लेकर बात हुई, उन्होंने कहा विजय मिश्रा हमारी पार्टी से विधायक है। हमने कहा कि जब वो विधायक है वो तो माफिया है, वो तो गुंडा है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि इस तरह के बुलडोजर से मुझे डर नहीं लगता और तमाम तरह की उनकी बातें रही है। राजेंद्र, वीरेश, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि माफिया की परिभाषा को लेकर अभी उनका एक अलग नजरिया है, उनको आपत्ति है और कह रहे हैं कि बुलडोजर से डर नहीं लगता। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं वीरेश संजय निषाद की, और वो कह रहे हैं कि योगी के बुलडोजर से उनको डर नहीं लगता। ये इस बात के कहने के और निहितार्थ क्या हो सकते हैं वीरेश? देखिए, उनका निहितार्थ ये था कि जब छोटे दल हैं, जैसे जाति दल हैं, वो माफियाओं को टिकट देते हैं, धन बलियों को टिकट देते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आप भी देंगे टिकट, तो उन्होंने विजय मिश्रा को कहा कि विजय मिश्रा हमारी पार्टी के विधायक हैं। तो हमने कहा कि और भी बहुत सारे ऐसे महाबली हैं, बाहुबली हैं, जो माफिया की कैटेगरी में आते हैं, गुंडे की कैटेगरी में आते हैं, उनको आप टिकट देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे कहूंगी कि वो माफिया हैं, वो गुंडे हैं, वो अपराधी हैं। जब कोर्ट कहना होगा तो कहेगा, जो तय करना होगा तय करेगा। तो जो जिस तरीके से भाजपा से उनका गठबंधन है, लेकिन भाजपा का माफियाओं को लेकर और योगी आदित्यनाथ का माफियाओं को लेकर जो नीति है, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनकी बातचीत से तो यही लगता है। और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा, निषाद पार्टी से तमाम बाहुबली धनबली पूर्वांचल में टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे भी। वीरेश, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को और इसके बड़े मायने, राजनीतिक मायने इस बात के। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश पांडे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आप आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सेनापति। देश के सबसे बड़े सूबे की रणभूमि में सियासी सूरमाओं ने चुनावी संग्राम का शंखनाद कर दिया है। आज भले ही यूपी की सत्ता के सिंहासन पर भगवा ब्रिगेड काबिज हो, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा समेत तमाम विरोधी दलों के शब्दबाण युवा जोश से लबरेज लाल टोपीधारी इस नौजवान पर चल रहे हैं। विकास की विरासत, युवा शक्ति का साथ, मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर मजबूत पकड़। अखिलेश के पास ऐसे कई शस्त्र हैं जो उनकी दावेदारी को मजबूत बनाते हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम है उनके सेनापति। ये वो सेनापति हैं जिनकी बिछाई बिसात पर सियासत के रण क्षेत्र में समाजवादी सूरमाओं ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। जिन्होंने कभी पर्दे के पीछे रहकर पहलवान मुलायम सिंह यादव को नेताजी बनाया,
तो कभी इसी सेनापति ने समय की नब्ज टटोलते हुए तख्ता पलट की ऐसी रणनीति बनाई कि समाजवादी कुनबे में पुराने किले ध्वस्त हो गए। और ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर भारत लौटे अखिलेश बन गए यूपी की सियासत के सुल्तान। एक बार फिर समाजवादी साइकिल को लखनऊ दरबार तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं सपा के सेनापति राम गोपाल यादव। आज राम गोपाल यादव के सियासी रसूख से हर कोई वाकिफ है। समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर साहब का कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त पर मुलायम के फैसलों में उनकी भूमिका अहम रणनीतिकार की रही, जबकि आज उन्हें अखिलेश के चाणक्य के तौर पर पहचाना जाता है। जब पार्टियां सत्ता में नहीं होती है तो उसका काडर बिखर जाता है, उसके लोग बिखर जाते हैं, उसके नेता टूट जाते हैं, उसके लोग पार्टियां बदल के कहीं और चले जाते हैं, तो वहां पर इस तरह के सेनापतियों की बड़ी भूमिका होती है। तो ये सब पॉइंट्स में राम गोपाल यादव जो है उनकी बड़ी भूमिका रही है। 24 अक्टूबर साल 2016 सपा के लिए वो कयामत की तारीख है जब चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की अदावत सरेआम हो गई और एकजुट समाजवादी कुनबे की दीवारों में महत्वाकांक्षाओं की दरारें साफ साफ दिखाई देने लगी। दरअसल इस दिन मुलायम सिंह यादव ने विधायकों और इसके साथ साथ विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई। मकसद था समाजवादी पार्टी में उफान पर चल रहे घमासान को खत्म करना, लेकिन चरखा दांव के माहिर मुलायम सिंह यादव पर उनका ही ये दांव उल्टा पड़ गया। अखिलेश ने खुलेआम बागी रुख इख्तियार करते हुए साफ कर दिया कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब तक वरिष्ठ नेताओं की छत्र छाया में रहने वाले अखिलेश ने डंके की चोट पर आसमान में सुराख करने का इरादा जताया, तो इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई और सपा के सेनापति राम गोपाल यादव ही थे। तब मुलायम और अखिलेश के पारिवारिक विवाद में दो धड़े थे। एक तरफ अखिलेश यादव के साथ चाचा राम गोपाल यादव खड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ पिता मुलायम सिंह यादव, चाचा शिवपाल सिंह यादव, मां साधना गुप्ता और मुलायम सिंह के करीबी अमर सिंह। फिर आई 30 दिसंबर 2016 की वो तारीख जब सत्ता के सिंहासन का टकराव ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने 212 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए गेंद अपने पाले में कर ली और नए साल के पहले दिन नेताजी की सियासी विरासत पर अपने उत्तराधिकार की अंतिम मोहर लगा दी। तो 1 जनवरी को हुए ग्रैंड कन्वेंशन और मेगा इवेंट से पहले ही राम गोपाल ने बड़ी परफेक्शन के साथ पूरी प्लानिंग करके रखी थी। देखिए, रविवार को हुए हाई वोल्टेज ड्रामा से पहले ही उन्होंने चुनाव आयोग से, लीगल एक्सपर्ट से पूरी जानकारी इकट्ठा करके रखी थी कि अगर बंटवारा अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है, तो भी अखिलेश को किसी तरीके की कोई परेशानी ना। राम गोपाल यादव का रोल आज जहां पर भी अखिलेश यादव हैं या अखिलेश यादव मान लीजिए यहां से और आगे जाते हैं, इसमें राम गोपाल यादव का रोल बहुत बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि उन्होंने उस समय पर जब ये सार्वजनिक झगड़ा हुआ शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का, उन्होंने अखिलेश यादव का साथ दिया और साथ इस तरह से दिया कि वो एक तरह से पीछे रहे, लेकिन एक शालीनता बनाते हुए उन्होंने कोशिश की कि ये सब कुछ जो है वो हाथ से बाहर नहीं जाए। इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर रणनीति बहुत ही करीने से बनाई गई थी। मुलायम सिंह यादव ने जिस दिन विधायकों की बैठक बुलाई, उसी दिन अखिलेश ने भी उनके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर अपने समर्थकों, नेताओं और विधायकों को बुलाया।
अखिलेश यादव के समर्थकों का जमावड़ा मुलायम सिंह यादव के गुट से ज्यादा था और इसीलिए अखिलेश यादव के जीतने की लहर बनी। लेकिन माना जाता है कि इन सब के पीछे रामगोपाल यादव की रणनीति ने काम किया। अखिलेश के लिए चाणक्य की भूमिका निभाने वाले रामगोपाल यादव को ही सपा का नया संविधान लिखने का श्रेय दिया जाता है। इसलिए भी मुलायम सिंह यादव को प्रोफेसर साहब से टकराव मोल लेने का डर सताता रहा, जो बाद के दिनों में सही साबित हुआ। रामगोपाल यादव को सक्रिय राजनीति में मुलायम सिंह यादव ही लेकर आए, लेकिन सियासी हवा का रुख भांप लेने वाले प्रोफेसर साहब ने साल 2012 में ही अपना पाला चुन लिया। साल 2007 में सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव जी तोड़ मेहनत में जुट गए। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के प्रचार में युवा शक्ति को तरजीह देना शुरू किया। ब्लैकबेरी मोबाइल वाला ये नौजवान युवाओं के बीच पहुंचा, साइकिल चलाई और 2012 के चुनाव में सपा को अकेले बहुमत दिलाकर अपनी बादशाहत पक्की कर ली। यही वजह रही कि पार्टी के भीतर कुछ बड़े चेहरों की नाराजगी और नापसंदगी के बावजूद अखिलेश यादव यूपी के सीएम चुन लिए गए। भगवान राम को विजय दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाया तो हनुमान जी ने निभाया। उसी तरह हम उसी रोल में माननीय रामगोपाल जी को देखते हैं। जब जब सरकार बनी है तो उसमें बड़ी भूमिका रामगोपाल जी को हमने पाया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने 2012 के चुनाव के बाद कहा था कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन रामगोपाल ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि सपा की राजनीति रिकॉर्ड बनाने की नहीं है, पार्टी को युवा अनुभव की जरूरत है, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव मान गए। नेताजी मान गए थे, मगर चाचा जी यानी शिवपाल की तरफ से खतरा अभी टला नहीं था। रामगोपाल को शक था कि खुद को स्वाभाविक रूप से पार्टी में नंबर 2 मानने वाले शिवपाल यादव और उनके समर्थक नेताजी के पीछे हटने की सूरत में सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रामगोपाल यादव ने पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई, जिसकी किसी को भी कानों कान भनक तक नहीं लगी। इसी रणनीति के तहत रामगोपाल यादव ने सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिवपाल यादव या किसी और को कोई मौका न देते हुए माइक से ऐलान कर दिया कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आजम खान उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे। आजम ने प्रस्ताव रखा और पहले से तय लोगों ने उनका समर्थन कर दिया, जिसके बाद अखिलेश को मुख्यमंत्री मान लिया गया। चाहे लोकदल रही हो या जनता दल रहा हो, और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ 1992 में, तो उसमें भी प्रोफेसर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रोफेसर साहब ने बगैर किसी लालच के हमेशा पार्टी में काम किया और पार्टी के नीतिगत निर्णयों में उनकी हमेशा ही अहम भूमिका रही। अतीत के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि आज जिस तरह अखिलेश के लिए रामगोपाल यादव चाणक्य की भूमिका में है, कभी इसी तरह की जिम्मेदारी वो मुलायम सिंह यादव के लिए भी अदा कर चुके हैं। 1988 में राजनीति में कदम रखने से पहले रामगोपाल यादव इटावा के कॉलेज में प्रोफेसर थे। भौतिकी और राजनीति विज्ञान में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की और इसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की। बताया जाता है कि रामगोपाल यादव की विद्वता और काबिलियत की वजह से ही मुलायम सिंह यादव उन्हें पार्टी में लेकर आए थे। इस चुनाव को जीतने के बाद रामगोपाल यादव को इटावा से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़वाया गया। इसमें मिली जीत के बाद रामगोपाल यादव सक्रिय राजनीति में आ गए। मुलायम सिंह यादव अच्छी तरह से जानते थे कि उत्तर प्रदेश को तो वो अपनी तरह से संभाल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक पढ़े लिखे अंग्रेजी की समझ रखने वाले विश्वसनीय व्यक्ति की ज़रूरत है।
हमेशा परिवार को तवज्जो देने वाले मुलायम सिंह यादव को इसके लिए अपने चचेरे भाई राम गोपाल यादव से बेहतर दूसरा कोई नजर नहीं आता था। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमूमन नेताओं में दिखती है, नेताओं के बारे में जो परसेप्शन होता है उससे प्रोफेसर राम गोपाल यादव मुझे अलग दिखते हैं। अलग कैसे दिखते हैं? मसलन हर नेता जो है उसके बारे में माना जाता है कि वो कुछ बयान दे देगा, कुछ सांत्वना दे देगा, कुछ कह देगा, वो ऐसा करे जरूरी नहीं है। लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ मैंने ये देखा कि यदि उन्होंने किसी से कुछ कहा है तो वो उनके लिए एक पत्थर की लकीर है, उसे वो करते जरूर है। लिहाजा 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद पार्टी का संविधान बनाने से लेकर तमाम दस्तावेजी काम और दिल्ली की राजनीति का जिम्मा राम गोपाल यादव को सौंपा गया। यही वो साल था जब पहली बार राम गोपाल यादव को राज्यसभा भेजा गया। केंद्रीय स्तर पर राम गोपाल यादव के कद को इसी बात से समझा जा सकता है कि अन्य पार्टियों के नेता भी दिल्ली में सपा से जुड़े मुद्दों पर मुलायम के बाद सिर्फ राम गोपाल से ही बात करते थे, जबकि खुद मुलायम सिंह यादव भी संसद में छोटी से छोटी बहस के दौरान अपनी बात रखने से पहले प्रोफेसर साहब की राय लिया करते थे। यानी मुलायम युग से लेकर अखिलेश की समाजवादी पार्टी तक कई नेताओं के दौर आए और चले गए, लेकिन राम गोपाल यादव की अहमियत हमेशा बनी रही। अपने उसूलों के इतने पाबंद हैं कि उसको वो नहीं टूटने देते, उनके साथ चाहे जो कुछ हो जाए। या जितने लोगों से उनकी बातचीत है, किसी ने आज तक, मैं 20 साल का एकदम करीब से कह सकता हूँ, किसी में ये नहीं देखा हो कि उनसे बात हुई हो बाद में प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कह दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के सेनापति राम गोपाल यादव की छवि कड़क नेता की मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने लंबे सियासी करियर में उन्होंने कभी किसी मंत्री पद के लिए हामी नहीं भरी, लेकिन पार्टी के अंदरूनी कामकाज में बड़ी भूमिका हमेशा निभाई है। प्रोफेसर आदरणीय राम गोपाल यादव जी एक विद्वान व्यक्ति हैं। उन्हें राज्यसभा में बहस करते हुए देखते समय ऐसा लगता है जैसे बाबा साहब दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं। और मैंने अक्सर देखा है प्रोफेसर साहब जब बोलते हैं तो विरोधी भी, विपक्षी दल के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। हालांकि सियासी मसलों पर अपनी साफ गोई और दो टूक बात करने के चलते पार्टी में राम गोपाल यादव के दुश्मन भी कम नहीं हैं। पार्टी की कमान मुलायम से अखिलेश के हाथ में सौंपने के दौरान बेबाक होकर विरासत की आस लगाए शिवपाल को भी किनारे किया। इसके अलावा मुलायम के खासम खास अमर सिंह को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने किसी इंसान के आदर्श होने की परिकल्पना की होगी, तो वो आदर्श इंसान श्री राम गोपाल यादव जी में देखा जाता है। और आज भी अगर समाजवादी पार्टी को विचार की दृष्टि से अगर देखा जाए, आइडियोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए, तो उसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है और आज तक भी है, अनवरत है। साल 2010 में अमर सिंह को सपा से निकालने के बाद राम गोपाल यादव का कद दिल्ली की राजनीति में और बढ़ गया। लेकिन 2016 में सपा में जब अमर सिंह की वापसी हुई तो प्रोफेसर साहब की मुश्किलें बढ़ गई। माना जाता है कि अमर सिंह के पार्टी में आने के बाद मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय स्तर पर राम गोपाल यादव से ज्यादा अमर सिंह को तरजीह देने लगे थे। गठबंधन से लेकर तमाम मामलों में अमर सिंह ही मुख्य भूमिका निभाने लगे थे और इसीलिए राम गोपाल यादव को लगने लगा था कि अमर सिंह के कारण पार्टी में उनकी अहमियत कम हो रही है और नेताजी भी परिवार से दूर हो रहे हैं। लिहाजा पर्दे के पीछे से राम गोपाल यादव ने ऐसी बिसात बिछाई कि अखिलेश ने अमर सिंह के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया और सपा में अखिलेश युग के आगाज के साथ ही अमर सिंह को पार्टी से बेदखल कर दिया गया। एक ही खासियत है कि जिसके साथ रहते हैं उसका साथ देते हैं
और आम लोगों से गलत कभी नहीं बोलते हैं। कर सकते तो हाँ, नहीं कर सकते तो नहीं बोल देते हैं। लेकिन कई ऐसे मौके भी आए जब कड़क छवि वाले रामगोपाल यादव बेहद भावुक हो गए। वो तो राजनीति में देखो, मैं बताऊं तो बेमिसाल वो अद्भुत व्यक्तित्व है उनका। प्रदेश में अद्भुत नेताओं में उनकी गिनती होना चाहिए और है। सारे विपक्ष के लोग भी उनका सम्मान करते हैं और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बेमिसाल व्यक्तित्व है, उसके लिए क्या ज्यादा है। रामगोपाल यादव के करीबियों की माने तो 2010 में जब रामगोपाल यादव की पत्नी फूलन देवी का दिल्ली एम्स में निधन हुआ तो रामगोपाल यादव को फूट फूट कर रोते देखा गया। इसके बाद कई आरोपों के चलते जब उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया तो भी रामगोपाल यादव की आंखों से आंसू छलक पड़े। कहते हैं कि एक सच्चा सिपाही वो होता है जो अपने जज्बात को जीत के जज्बे में ढाल ले, अपने खिलाफ बन रहे हालात को भी कुछ कर गुजरने के हौसले में तब्दील कर ले, विरोधियों के हर चक्रव्यूह को चीर कर अपनी कामयाबी का पताका फहरा दे। करीब 3 दशक के सियासी सफर में रामगोपाल यादव ने हर कदम पर अपनी इसी ताकत की बदौलत हर मुश्किल पड़ाव को पार किया और बन गए अखिलेश की समाजवादी ब्रिगेड के सबसे कामयाब सेनापति।